नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं वो रंगीन क्यों दिखाई देते हैं और इनके स्थायित्व की भी व्याख्या करेंगे कि कौन सा संकुल यौगिक स्थायी होता है और कौन सा अस्थायी होता है, या कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होता है, कौन सा संकुल कम स्थायी होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या, यानी संकुल यौगिक होते हैं वो रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। रंगीन संकुल यौगिक रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सामान्यतः सभी रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, सामान्यतः रंगीन दिखाई देते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सामान्यतः रंगीन दिखाई देते हैं। कुछ एक अपवाद भी हमें मिलते हैं, क्योंकि जहां पर आई केमिस्ट्री वहां पर केमिस्ट्री के साथ में आ जाते हैं एक्सेप्शन, अपवाद हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सामान्यतः रंगीन दिखाई देते हैं, और रंगीन दिखाई देने का मुख्य कारण याद रखना कि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये संकुल होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। तो कारण क्या याद रखना है, जिस संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े आपको, उस यौगिक के लिए आप कह सकते हो कि ये संकुल यौगिक है वो रंगीन है। ठीक है, अब रंग का कारण और देखें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है डी संक्रमण। संकुल यौगिकों के अंदर डी संक्रमण होता है, और इस डी संक्रमण के कारण ही संकुल यौगिक होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। देखो डी संक्रमण क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत में हमने पढ़ा है समभ्रंश का मतलब होता है समान ऊर्जा के कक्षक, समभ्रंश कक्षक है। ये डी के समभ्रंश कक्षक होते हैं, डी अक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, अक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये समान ऊर्जा के समभ्रंश कक्षक होते हैं, लेकिन लिगेंड की उपस्थिति में इन कक्षकों का विपाटन हो जाता है, जिसमें एक तो ईजी कक्षक बनते हैं और निम्न ऊर्जा के बनते हैं T2G कक्षक। इस प्रकार से क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत में हमने पढ़ा है। तो डी संक्रमण क्या है, देखो T2G कक्षक होते हैं वो निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, और ईजी कक्षक होते हैं वो उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक से ऊर्जा लेकर, ऊर्जा को, ऊष्मा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में पहुंच जाता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा लेकर ये निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों से उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षकों में पहुंच जाएंगे। यानी यहां पर इनको ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलते ही जो ये इलेक्ट्रॉन है T2G का, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाएगा, Eg में, यानी यहां पे आ जाएगा। अभी T2G में इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा के कक्षक में, लेकिन जैसे ही ऊर्जा मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों के अंदर प्रवेश कर जाता है, और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में ये अस्थायी होता है। तो जब ये अपनी मूल अवस्था में वापस लौटता है तो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा तो हमें संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, तो कारण क्या रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। और डी संक्रमण क्या होता है, निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में चले जाते हैं, और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में ये अस्थायी होते हैं। अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते समय दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो जिस रंग का ये अवशोषण करते हैं उस का हमें पूरक रंग दिखाई देता है। ठीक है, अब
याद रखना, अगर डी में, डी कक्षकों में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी कोष या तो रिक्त हो, डी कोष या तो रिक्त हो या पूर्ण पूरित हो, पूरा भरा हुआ हो। जब रिक्त होता है या पूरा भरा हुआ होता है तो इस प्रकार के कक्षकों में डीडी संक्रमण नहीं होता, और डीडी संक्रमण नहीं होता तो ये रंगहीन दिखाई देते हैं, कलरलेस होते हैं। तो जब डी कक्षकों में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे, हमें रंगहीन दिखाई देते हैं। जबकि डी के अंदर 1 से अगर डी के अंदर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसे दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देते हैं। तो जब डी में 0 से 10 तक, 0 या 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कलरलेस होगा, जबकि डी में 1 से डी में 9 तक इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसे लिखें इसको, डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो संकुल हमें रंगीन दिखाई देता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम, संकुल यौगिक TiH2O का होल 4Cl3 जो कि बैंगनी रंग का होता है, परंतु इसको गर्म करने पर ये रंगहीन या इसका रंग उड़ जाता है। इसको अच्छी तरह से समझना। इस संकुल यौगिक में H2O लिगेंड होता है, H2O लिगेंड होता है, और इस लिगेंड की उपस्थिति के कारण टाइटेनियम जो कि केंद्रीय धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है, केंद्रीय धातु है टाइटेनियम, इस टाइटेनियम के कक्षकों का विपाटन हो जाता है। समझना, केंद्रीय धातु टाइटेनियम है, H2O लिगेंड है, तो इस लिगेंड के कारण जो समभ्रंश कक्षक होते हैं टाइटेनियम के, उन समभ्रंश कक्षकों का क्रिस्टलीय विपाटन हो जाता है। और क्रिस्टलीय विपाटन होगा तो क्रिस्टलीय विपाटन में एक तो Eg कक्षक बनेंगे और दूसरे बनते हैं T2G। ये तो T2G कक्षक होते हैं, ये Eg कक्षक होते हैं। अब यहां का इलेक्ट्रॉन लिगेंड है तो लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। भाई लिगेंड इससे बंद बनाने के लिए आएगा तो डी कक्षक 2 भागों में टूट जाएंगे। ये क्रिस्टलीय क्षेत्र थ्योरी जो कि हमने, क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें आप देख सकते हो। तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। अब ये दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में चला जाता है, और उच्च ऊर्जा के Eg कक्षकों में, यानी जिस रंग का ये अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। इसको और डिटेल से आगे देखेंगे। ये Eg में चला गया, Eg में जाने के कारण, है ना, यानी डीडी संक्रमण हुआ इसमें, डीडी संक्रमण, और इसी डीडी संक्रमण के कारण ये संकुल यौगिक कैसे दिखाई देगा, हमें रंगीन दिखाई देगा। तो याद रखना, पहली बात तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात लिगेंड है, तो लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा, और डी कक्षकों का विपाटन होने से T2G व Eg में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा, जिसे डीडी संक्रमण कहते हैं। इसी डीडी संक्रमण के कारण हमें संकुल यौगिक होता है वो रंगीन दिखाई देता है। परंतु 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 गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर H2O बाहर हो जाएगा, यानी वाष्पित हो जाता है। अब H2O वाष्पित हो जाएगा तो बचेगा क्या, टाइटेनियम क्लोराइड, है ना। गर्म करने पर जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है तो टाइटेनियम क्लोराइड बचेगा, और टाइटेनियम क्लोराइड के अंदर लिगेंड नहीं है। अब लिगेंड नहीं है तो डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा। डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है, अगर डी कक्षकों का विपाटन ही नहीं होगा तो डीडी संक्रमण भी पॉसिबल नहीं है, और जब डीडी संक्रमण ही नहीं होगा तो संकुल यौगिक हमें कलरलेस या रंगहीन दिखाई देगा। कहने का मतलब जो बैंगनी रंग का संकुल था वो गर्म करने पर रंगहीन हो जाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित जल होता है वो उड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या कर सकते हैं। यौगिक को हम देखकर बता भी सकते हैं कि ये रंगहीन होगा या रंगीन होगा, ठीक है भाई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीकरण अंक से पता लगा लेंगे, लिगेंड हो, है ना,
तो डी कक्षकों का विपाटन होगा, और डी कक्षकों का विपाटन होगा तो संकुल यौगिक हमें रंगीन दिखाई देता है। अब देखते हैं संकुल यौगिकों का स्थायित्व, है ना। तो हमें पता है कि संकुल यौगिक होते हैं वो केंद्रीय धातु और लिगेंड के संयोग से बनते हैं। केंद्रीय धातु प्लस लिगेंड के संयोग से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। संकुल यौगिक का निर्माण केंद्रीय धातु व लिगेंड के संयोग से होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जितनी मजबूती से बंध बनता है संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। भाई केंद्रीय धातु और लिगेंड के संयोग से बना है संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। अब इन दोनों के बीच में जितना अधिक आकर्षण होगा संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है कि केंद्रीय धातु में तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये अम्ल की तरह कार्य करता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करता है, यानी ये क्षार की तरह। तो अम्ल क्षार के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी, जितनी प्रबल अभिक्रिया होगी, बनने वाला संकुल यौगिक भी उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब हम इनके रिएक्शन को देखें, जैसे ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, ये दोनों क्रिया करके बना लेते हैं ये एक संकुल यौगिक, है ना। अगर हम इस रिएक्शन के लिए, भाई संकुल यौगिक किसी प्रकार से तो बनता है धातु और लिगेंड, धातु और लिगेंड आपस में क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर हम इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करें, द्रव्य अनुपाती क्रिया से, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के अंदर साम्य स्थिरांक के लिए हम के को यहां लिखकर प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया में प्रोडक्ट ऊपर आ गया, रिएक्टेंट नीचे, मोलों की संख्या ऊपर चली जाती है। यहां पर के को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं, के साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक भी कहलाता है, स्थायित्व स्थिरांक, है ना। तो किसी संकुल के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा संकुल यौगिक उतना ही अधिक होगा। देखो के का मान ज्यादा कब होगा, जब ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उत्पाद ज्यादा होगा ना, ये संकुल यौगिक की मात्रा ज्यादा होगी। भाई जब केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में प्रबल आकर्षण होगा तभी तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, प्रबल आकर्षण होगा तभी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, पश्चिम दिशा में जो रिएक्शन आ रही है वो कम आएगी, आगे की तरफ ज्यादा जाएगी। अब ये मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा तो के का मान भी तो ज्यादा आएगा, और के का मान ज्यादा आएगा इसका मतलब संकुल यौगिक स्थायी अधिक होगा। तो के का मान बढ़ने पर, के का मान बढ़ने पर के एक स्थायित्व स्थिरांक है जिसे के स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक। तो स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा आता है संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यानी यौगिक में हमें लिखा हुआ मिलेगा कि इस यौगिक के लिए स्थायित्व स्थिरांक Ks का मान इतना है ना, Ks का मान, तो मान को देखकर हम बता देंगे जिसके लिए Ks का मान ज्यादा है वो अधिक स्थायी होता है। अब संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला तो Ks ही है ना, Ks सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक। तो किसी संकुल यौगिक के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना अधिक होता है संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, पहली बात है ना। कोई भी यौगिक है उसके लिए हमें स्थायित्व स्थिरांक लिखा हुआ मिलेगा, जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, है ना, और दूसरा दे दिया हमें AgCN का होल ट्वाइस, ये संकुल यौगिक दे दिया,
है ना। अब इसके लिए तो Ks का मान 1.8 इंटू 10 की पावर -3 आ गया, और इसके लिए 1.8 इंटू 10 की पावर -6 आ गया। तो Ks का मान ज्यादा किसके लिए है, यही तो है, -3 वाला ही ज्यादा है, -6 से -3 वाला ज्यादा। तो जिसके लिए Ks का मान ज्यादा होगा संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। दूसरा है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, अगर केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। तो जब केंद्रीय धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना, धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा, तो लिगेंड को अपनी ओर प्रबलता से खींचेगा ना भाई। लिगेंड को ऋणावेशित मानते हैं, केंद्रीय धातु पॉजिटिव, तो यहां पर केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक अधिक होगा। तो ये केंद्रीय धातु है वो लिगेंड को प्रबलता से अपनी ओर खींचती है। लिगेंड को प्रबलता से अपनी ओर खींचेगी तो बनने वाला बंध भी मजबूत ही बनता है। तो ऑक्सीकरण अंक अधिक होने पर, है ना, स्थायित्व तो समानुपाती होगा धातु के ऑक्सीकरण अंक के, धातु के ऑक्सीकरण अंक के, है ना, ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, K4FeCN का होल 6 और दूसरा लिया K3FeCN का होल 6। तो यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे तो +2 है, यहां पर Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे तो +3 है। तो +2 वाले संकुल की अपेक्षा +3 वाला संकुल यौगिक होता है वो अधिक स्थायी होता है। जैसे जैसे धातु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाएगा संकुल यौगिक का स्थायित्व तो उतना ही अधिक होता जाएगा। फिर तीसरा अगर हम देखें, तीसरा कारक देखें तो तीसरा कारक है लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति यानी अगर संकुल यौगिक में लिगेंड प्रबल है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन से होंगे, दुर्बल कौन से होंगे। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने हुए संकुल यौगिक दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों से बने हुए संकुल यौगिकों से अधिक स्थायी होते हैं। तो स्थायित्व लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करता है। लिगेंड जितना ज्यादा प्रबल होगा संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। और 4th नंबर पे है लिगेंड की दंतुरता, है ना। तो एक दंतुक लिगेंड की अपेक्षा द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंडों से बने संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा वल्ले बनेगी, कीलेट वल्ले पड़ी थी इसी लेसन में, तो जितनी ज्यादा वल्ले बनती जाएगी भाई, एक दंतुक लिगेंड से तो कोई वल्ले नहीं बनती है, लेकिन जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु से बंध बनाते हैं तो उस समय वल्ले बनती है। तो जितनी ज्यादा वल्ले बनती जाएगी संकुल यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा, है ना। वल्ले बनेगा तो संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे हम देखें, एक संकुल यौगिक लिया हमने COOX का होल ट्राइज, ऑक्सीलेटो है, OX का होल ट्राइज प्लस या -3, ये एक संकुल यौगिक लिया। दूसरा हमने लिया CN का होल 6 -3। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्थायी कौन सा है, जिनमें द्विदंतुक लिगेंड है। इसमें एक दंतुक लिगेंड है, इसमें द्विदंतुक। तो द्विदंतुक लिगेंड यानी कीलेट वल्ले भाई, जब द्विदंतुक लिगेंड बंद बनाएंगे तो वर्ताकार संरचना बनेंगे ना, गोले बनेंगे ना, है ना, वल्ले बनेगी। तो वल्ले जितनी ज्यादा होती जाएगी संकुल यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ये हमें 4 कारक याद रखने हैं। पहला तो Ks, है ना, Ks मतलब स्थायित्व स्थिरांक। दूसरा हमें याद रखना है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। तीसरा हमें याद रखना है लिगेंड की प्रबलता। और 4th नंबर पे याद रखना है लिगेंड की दंतुरता, है ना। लिगेंड की मतलब एक दंतुक लिगेंड है या द्विदंतुक है या इससे भी ज्यादा दंतुक वाला है ना, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, तो लिगेंड की दंतुरता बढ़ती जाएगी, संकुल यौगिक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता रहता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संकुल यौगिक रंगीन क्यों दिखाई देते हैं और ये स्थायित्व क्या होता है और कौन से संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।